नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन ख़राब हुए हैं इसके ऊपर। जैसे ही आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम ने, भारत ने कुछ काउंटर मेजर अपनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ ने। आतंकवादी हमला ने सीधे सीधे हमारे देश के पर्यटन को, हमारे देश की इकोनॉमी को प्रभावित किया। तो सबसे पहला कदम जो हमारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए वो था कि हम भी पाकिस्तान को अब आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले नंबर का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ है वो ये है कि हम अब सिंधु जो जल समझौता हुआ था उससे पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब ये है भारत अब नदियों के माध्यम से जो पानी जा रहा है उसके प्रवाह को कम कर सकता है, रोक सकता है। इससे सीधे सीधे पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि वो जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसको ख़त्म करे। इसके बाद लोगों की आवाजाही को ख़त्म किया जाता है, जैसे कि जो बॉर्डर वाला एरिया है, वाघा बॉर्डर हो चाहे वो अटारी बॉर्डर हो, दोनों कंट्रीज़ ने आपस में ये डिसाइड किया है कि हम बॉर्डर को क्लोज़ कर रहे हैं। लोगों की आवाजाही, जो यहाँ पर आए हुए हैं वीज़ा पर, उनको भी तुरंत तत्काल से वापस जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, लोगों के माध्यम से जो आतंकवादी हैं उनकी एंट्री अब नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि इन्हीं के माध्यम से एंट्री हो पा रही थी, तो शायद ये कदम इसलिए भारत ने उठाया था। इसके अलावा यहाँ जो पाकिस्तान के लोग रह रहे थे, ऑफिशियल्स वगैरह, उनको भी वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान में जो हमारे अधिकारी थे उनको हमने वापस बुला लिए हैं। पाकिस्तान ने सबसे बड़ा कदम जो उठाया है वो है शिमला समझौते को रद्द कर दिया जाना। कितने हद तक ये भारत को प्रभावित करेगा और कितना फ़ायदा इससे पाकिस्तान को होने वाला है, इसके ऊपर यहाँ पर हम डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब 1971 का युद्ध हुआ था, इसके बाद की स्थिति का हम वर्णन कर रहे हैं। ये समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म होता है, जिसको स्वतंत्रता मिली पाकिस्तान से। भारत ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया था। इसी रूप में इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, जिससे कि जो साउथ एशिया का लैंडस्केप है, जियोपॉलिटिकली काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिला था। दो लोग जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे उसमें कौन कौन था? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इस समझौते का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच जो इंटेंस हॉस्टिलिटीज़ हैं, भारी दुश्मनी है, इसके बावजूद भी हम शांति स्थापित करना चाहते हैं एंड रिलेशन को हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये समझौता क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा था इंडिया का, ये हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत क्या चाहता था? भारत कश्मीर विवाद के लिए बायलैटरल रिजोल्यूशन चाहता था, और वो ये नहीं चाहता था कि कोई थर्ड पार्टी बीच में आए और वो हम दोनों के बीच में समाधान प्रस्तुत करे, और ऐसा ना हो कि कश्मीर हमारे हाथ से चला जाए। पाकिस्तान को इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने से रोकना उसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ ही साथ रिलेशन को हम नॉर्मलाइज करना चाहते थे। भारत को ये उम्मीद थी कि नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर पाकिस्तान के साथ हम रिलेशन को बेटर कर पाएंगे, लेकिन ये चीज़ अभी तक इतनी ज़्यादा संभव नहीं हो पाई है, इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया। इसके अलावा भारत पाकिस्तान को अपमानित नहीं करना चाहता था। भारत ने सीज फायर को परमानेंट बाउंड्री में बदलने का दबाव नहीं बनाने का फैसला लिया था, ताकि पाकिस्तान में और भी ज़्यादा रीसेंटमेंट मतलब नाराज़गी और रिवांसिज्म मतलब प्रतिरोधी भावना न जागृत हो। इसमें कुछ की प्रोविज़न्स कहे जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये निर्धारित किया गया कि हम समस्या को कैसे करके हल करेंगे। इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को पीसफुल तरीके से ही निपटाने की बातचीत करी थी, और बायलैटरल होना चाहिए, कोई तीसरी पार्टी यहाँ पर शामिल नहीं होगी। इसका उद्देश्य था कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंट्रेशन को ख़त्म करना, जिसने दोनों देशों के संबंध को ख़राब कर दिया था। अब कश्मीर के बारे में दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर के क्या तय किए थे, इस चीज़ को भी हमें समझना ज़रूरी है।
सबसे ज़्यादा तो कॉन्टेंटियस इशू था कश्मीर में एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे 1971 युद्ध के बाद स्थापित करा गया। दोनों पक्षों ने इस रेखा का सम्मान करने पर सहमति व्यक्त करी, बिना अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लेम के, और एक तरफा तौर पर यूनिलैटरली इसकी स्थिति को बदलने की कोई कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ सेनाओं की वापसी करी गई। इसने सेनाओं को इंटरनेशनल बॉर्डर के अपने अपने किनारे पर वापस लाने का, विथड्रॉल करने का प्रावधान किया, जो कि तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद भविष्य की भी डिप्लोमेसी क्या रहेगी? इसमें कुछ प्रोविजन किए गए थे फ्यूचर मीटिंग्स के लिए कि भाई हम जो है हेड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड ऑनगोइंग डिस्कशन टू बी एस्टैब्लिश ड्यूरेबल पीस, नॉर्मलाइज रिलेशन एंड एड्रेस ह्यूमैनिटेरियन इशूज लाइक रीपार्टिशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार। इसमें बोला जा रहा है कि दोनों देशों के मुखिया बैठेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर मीटिंग रखेंगे एंड लगातार चर्चा के प्रावधान भी रखे गए हैं ताकि जो हमारे सैनिक वहाँ हैं, वहाँ के सैनिक यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको भी वापस किया जा सके। अब हम सीधे चलते हैं आर्टिकल की तरफ और देख लेते हैं इस आर्टिकल को, जो कि बात करता है कि पाकिस्तान ने जो बोला है कि भाई शिमला समझौता अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसका क्या मायने हैं, इसका कितना नुकसान पहुँचेगा इंडिया को। पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट का कई बार वायलेशन किया है, जैसे कि कश्मीर में टेरर ग्रुप्स को फंडिंग प्रोवाइड करना और एलओसी पार करके अपने ट्रूप्स भेजना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संबंधी को सस्पेंड करने के निर्णय के जवाब में पाकिस्तान की सरकार ने बोला है कि वो 1972 के शिमला समझौते और भारत के साथ सभी जो बायलैटरल रिलेशन हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, निलंबन कर रहे हैं, अभियान्स में डाल दे रहे हैं। अब यदि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो नुकसान किसको होगा? अब देखिए, शिमला समझौते में क्या चीज़ है इसको तो हम समझ चुके हैं। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि 1971 के बांग्लादेश वार में विजयी थी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि युद्ध में हार गए और पाकिस्तान के डिवीज़न का सामना कर चुके, एक नया देश बन गया है बांग्लादेश। दोनों के बीच में 3 दिन की बातचीत हुई थी, इसके बाद इसके ऊपर साइन किया गया। इन बातचीत की तैयारी में सोवियत यूनियन ने मॉस्को में भारतीय और पाकिस्तानी राजदूत के माध्यम से अहम भूमिका निभाई थी। बातचीत करने का 2 ही मुख्य उद्देश्य था कि भाई पोस्ट वार टाइम्स को और भी बेटर किया जा सके, साथ ही साथ 93,000 से भी अधिक पाकिस्तानी प्रिजनर्स की वापसी हो सके, एंड जम्मू एंड कश्मीर का समाधान भी करना है, जहां दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि वे आपसी बातचीत से इस मुद्दे को सॉल्व कर लेंगे, जितने भी जो मतभेद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कोई चीज़ रहेगी नहीं। इस समझौते के अंतर्गत पहली बार बांग्लादेश को एक सोवरेन एंटाइटी के रूप में मान्यता मिली थी। अब बात करते हैं दोनों देशों में प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली। तो भारत में शिमला समझौते की कड़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी पर आरोप लगने लगा कि उन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी सीज फायर लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर घोषित नहीं करा, बल्कि उसे केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया था। दिक्कत ये पैदा हो गई। फिर पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आलोचना इसलिए हुई कि उन्होंने विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करा और यूएन या फिर किसी थर्ड पार्टी की मध्यस्थता उन्होंने नहीं करी। श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला ने आलोचना करी थी, क्योंकि कश्मीरी जनता से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है। दिक्कत ये हो गई। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन किया है कि नहीं किया। इसके बाद देखा जाए, वर्षों तक पाकिस्तान ने इस समझौते का कई बार उल्लंघन किया, जैसे कि कश्मीर में आतंकवादी समूहों को फंडिंग और हथियार देना, एलओसी पार करके सैनिक भेजना, जिससे 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर यूएन और अन्य देशों से भी संपर्क किया, जो कि समझौते का उल्लंघन है। इसके अलावा 1994 में भारतीय संसद ने घोषणा करी थी कि पूरा कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। फिर 2019 में आर्टिकल 370 में संशोधन कर दिया गया, जिससे शिमला समझौता लगभग ख़त्म ही हो गया, कोई काम का नहीं रह गया।
तो जो पूर्व राजनयिक है अवतार सिंह भासीन के अनुसार इस घोषणा का प्रभाव मिनिमल और नथिंग है। वे कहते हैं कि शिमला समझौता एक परमानेंट समझौता तो है नहीं और POWs की वापसी, व्यापार, परिवहन और टेलीविज़न लिंक को जल्द लागू करना था। कश्मीर से जुड़े आर्टिकल मुख्यतः सिंबॉलिक नज़र आते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ सकता है। 24 अप्रैल को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला है कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी बायलैटरल रिलेशन ख़त्म कर रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया था कि फॉर्मल नोटिफिकेशन भेजा है या नहीं भेजा है। भारत ने अब तक पाकिस्तान से इस पर कोई लेटर प्राप्त नहीं किया है। अब जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट पर भी इसका असर पड़ सकता है, खास करके LOC को यदि अस्वीकार किया जाता है तो। विशेषज्ञों का कहना है अगर पाकिस्तान LOC पार करता है तो भारत भी LOC को अनदेखा कर सकता है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया भेज सकता है। अब पाकिस्तान जिन अन्य समझौतों का जिक्र कर रहा है वे कौन कौन से हो सकते हैं। उसने बायलैटरल रिलेशन में ना अभी क्लियर नहीं बताया था कि बायलैटरल रिलेशन में क्या क्या चीज़ वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जो 1950 का समझौता है, 1950 का जो नेहरू लियाकत पैक्ट है, इसके ऊपर बोला जा रहा है 1950 का नेहरू लियाकत पैक्ट माइनॉरिटीज़ के अधिकारों के लिए है, ये प्रभावित हो सकता है। बायलैटरल रिलेशन में ये भी चीज़ आ जाती है। इसके अलावा देखिए 1974 का जो धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर बायलैटरल प्रोटोकॉल है, जैसे कि हिंदू, सिख, मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए, ये प्रभावित हो सकता है क्या। फिर 2019 का करतारपुर कॉरिडोर समझौता है, ये भी प्रभावित हो सकता है, जो तो हालांकि बोला गया है कि चालू रहेगा। 1988 में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में सूचना साझा करना था, ये भी प्रभावित हो सकता है। 1991 में मिसाइल टेस्टिंग की पूर्व सूचना देने के ऊपर समझौता किया गया, ये भी प्रभावित होगा। एंड 2003 से लेकर के फरवरी 2021 तक का जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो प्रभावित होगा। अगर भारत आतंकवादी ठिकानों पर कोई सैन्य कार्यवाही करेगा ना तो युद्ध विराम समझौता टूट जाएगा। इसके अलावा भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में ले जा सकता है। पाकिस्तान ने पानी को रोकने को बोला है एक्ट ऑफ वार। भारत की जो ऊपरी धारा, भारत जो है ऊपर में पड़ता है, मतलब यहाँ से ही नदियाँ होते हुए पाकिस्तान जा रही, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, लेकिन चीन के लिए भारत अभी भी लोअर रिपेरियन का देश है, इसलिए भारत के कदम चीन पर भी लागू हो जाएंगे।